कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितना है उतना ही रहना, कांस्टेंट रहना, ना ही बढ़ना और ना ही घटना। अगर बढ़ जाए इसके मतलब हुआ कि इंक्रीज हो गया, कुछ चीज उसमें ऐड हो गया। घट जाए मतलब उसमें से कुछ चीज डिक्रीज हो गया। उतना ही क्या, पहले जितना था अभी भी उतना ही रहे, बीच में से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब जितना था उतना ही है, कंजर्व है। बचा हुआ उतना ही क्या, उतना ही बचा हुआ है। तो कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का तो मतलब समझ में अब आ गया होगा कि मोमेंटम का कंजर्वेशन। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक वो सिस्टम जिसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, एक्सटर्नल कोई फोर्स लगे नहीं, जो अंदर में जो हो रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, तब ना उसके अंदर में मोमेंटम होगा। मूव नहीं करेगा तो मोमेंटम होगा? मोमेंटम कैसे निकलता है? मास से और वेलोसिटी से। तो मूव कर रहा है तो स्टार्टिंग में जितना मोमेंटम है बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि मोमेंटम कंजर्व है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ध्यान से बात समझो। मान लो कि हम इसको ऐसे तो नॉर्मली बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, तब तो सेम रहेगा, उसमें कोई जरूरत, उसमें हम पता है। हाँ, उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, बढ़ या घट जाएगा, तो मोमेंटम भी बढ़ या घट जाएगा। तो इतना अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ रहे हैं तो इतना समझ लो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब लागू होगा जब एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं हो, माने एक्सटर्नल फोर्स हो जीरो, तब जाके मोमेंटम होगा कंजर्व। माने मोमेंटम सेम का सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई भी सिस्टम में एगो नहीं दो गो बॉडी का शुरू में जितना मोमेंटम है बाद में भी मोमेंटम उतना ही रहेगा। वो बीच में टकराए उकड़ाए तब भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कि दो गो बॉडी है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। मान लो कि ये इधर मूव, दोनों एक साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, अब होगा हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, टकराया और उसी स्ट्रेट लाइन में आगे चाहे पीछे बढ़ा, माने जा रहा है, टकराया, चाहे यहीं आके टकराया, केहू करके टकराया, दो ऑब्जेक्ट जाके एंग टकराया, ये रुका हुआ है जाके टकरा गया, ये जा रहा है तो स्पीड में जाके टकरा गया, चाहे ई एने जा रहा है ई एने जाके टकरा गया। तो दो गो ऑब्जेक्ट आके टकराया, तो जिस लाइन में आके टकराया है ना, टकराया ना, तो जिस लाइन में आके टकराया है, टकराने के बाद भी ई एने जाए तो ई एने जाए, ई एने जाए तो ई एने जाए, मतलब कुछ भी हो, लेकिन वो भी टकराने के बाद भी उसी लाइन में रहे, उसी स्ट्रेट लाइन में रहे। तो इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं हम लोग हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। तो अभी क्लास 9th में हेड ऑन कोलिजन ही पढ़ना है। क्लास 11 12 में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि ये टकराया, इन्होंने भाग गया, इन्होंने भाग गया, टकराया था इस लाइन में, ई भागा इस लाइन में और ई भागा, लाइन चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग को देखना है क्या, हेड ऑन कोलिजन। ध्यान से बात करो। मान लो कि अब इसका ये ए है ना, ध्यान से, तो इसका मास हम एम ए मान रहे हैं और इसका मास हो जाएगा एम बी। ये इधर जा रहा है यू ए से और ये इधर जाएगा यू बी से। कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर ए का वेलोसिटी बी के वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा तो ई जा रहा है धीरे धीरे स्पीड में, ई जा रहा है कस के, बीच में कहीं टकराएगा कि नहीं टकराएगा? वहीं अगर उल्टा रहता, बी का वेलोसिटी ज्यादा रहता और ए का वेलोसिटी कम रहता, तो ये तो फास्ट भागता है, धीरे धीरे भागता, तो कभी टकराता है, तनका से दूर जाता है, बहुत ज्यादा दूर होने क्या होता कि भाग जाता। तो यहाँ पे कोलिजन होता क्या? नहीं था। क्वेश्चन देता है कैसे कोलिजन वाला, एकदम ध्यान से रखना सब। कोलिजन तब होगा जब जो फॉलो कर रहा है, जो ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, जो फॉलो कर रहा है उसका वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा रहेगा तब टकराएगा, और नहीं तो अपोजिट अगर जा रहा है तब तो कहीं जाएगा तो टकराएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये रुका हुआ है तो वही टकरा जाएगा नहीं, लेकिन जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो फॉलो करने वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा रहेगा, तब क्या होगा कि कोलिजन होगा।
सिंपल सा बात है, ठीक। अब ये दोनों गया, अब अगर हम मान लेते हैं कहीं पर भी इधर लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगा इसलिए कि यू ए ग्रेटर है यू बी से। अब मान लो कि यू ए ज्यादा है यू बी से, तो कोलिजन होगा कि नहीं होगा? हम माने हैं कि कोलिजन यू ए ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोलिजन ज्यादा है। हम नहीं भी मान सकते हैं तब वो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाएंगे तो सब काम करेगा। अब अगर ज्यादा रहेगा तब वो काम करेगा, कम रहेगा तभी भी काम करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम मानते हैं कि ज्यादा है, टकरा रहा है, पूरा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अज्यूम करके चल रहे हैं। देखो कुछ है नहीं, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे मान लो कि इसी लाइन में यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट का कोलिजन हुआ, ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो ये तो इसका मास तो एम ए ही रहेगा और इसका मास एम बी ही रहेगा। कोलिजन के बाद टूटेगा उठेगा तब ना मास बढ़ या घट जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं, टूट जाएगा तो घट ही जाएगा। अब जब कोलिजन हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि कोलिजन हुआ, तो जब कोलिजन हुआ तो ध्यान से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब इसे कोलिजन हुआ तो ये फोर्स लगाएगा बी पर, मान लो कि इसको हम एफ ए बोल रहे हैं, माने और बी ऑब्जेक्ट पर ए के द्वारा फोर्स लगा है, तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर ए पर फोर्स लगाएगा कौन? उसी डायरेक्शन में कि उल्टा डायरेक्शन में? उल्टा डायरेक्शन में। और तुमको भी पता है कि ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में उल्टा होगा, पता है ना? मतलब ये एफ ए बराबर हो जाएगा माइनस एफ बी के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नहीं हुआ क्या? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होगा। चलो अब इसको ही हम आगे एक्सपेंड करने वाले हैं। अब टकराया, अब टकराने के बाद हम मान रहे हैं ए बी, ध्यान से टकराने के बाद मान रहे हैं कि अब ये इधर ही जा रहा है, ये इधर ही जा रहा है, ये कहीं भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर कहीं भी जा सकता है। लेकिन कैसे कब क्या कुछ हो सकता है, हम कुछ भी सवाल बना देंगे। अभी बस ऐसे मान के बना रहे हैं, जब क्वेश्चन चेंज करेगा अभी यहाँ पे सब केस हम अभी बता देते हैं, ठीक है? तो उसके पहले जस्ट रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद हम कुछ भी बना देंगे, ठीक है? तो अब मान लो कि वहाँ पे अब टकराया, तो टकराने के बाद जरूरी थोड़े उसी वेलोसिटी से जाएगा, टकराया जरूरी एनर्जी एन एक्सचेंज हुआ है, तो दोनों टकराने से पहले जो वेलोसिटी पे टकरा गया, तो जरूरी नहीं है कि टकराने के बाद अब तो हुआ है टकराओ उसी वेलोसिटी से जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मानते हैं कि वेलोसिटी बदल गया, तो ये यू ए वाला वी ए से जाने लगा और यू बी वाला मान लेते हैं कि वी बी से जाने लगा। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे अब हम इसको अगर आगे करें, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी, यही है ना? हम लोग पढ़े थे लोग कि फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, पढ़े थे लोग। तो फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या? तो ये ए है, ए के द्वारा फोर्स लग रहा है ना, तो ए का चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम बराबर माइनस बी का चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। डेल्टा पी का माने चेंज इन मोमेंटम, ए माने ए का, और ये फोर्स बी का ना है, ए के ऊपर लगा हुआ बी के द्वारा फोर्स है, तो चेंज इन मोमेंटम किसका? बी का बाय टाइम। मान लो कि इन दोनों के बीच में जो कोलिजन हुआ है वो टी टाइम के लिए हुआ है। अब कोलिजन बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, अब लेकिन अब जितना देर के लिए ये इससे कोलाइड करेगा उतना ही देर के लिए बी ए से कोलाइड करेगा, और चलो ये भाग जाएगा, कोलाइड करते रह जाएगा। कांटेक्ट में है ना, टाइम तो दोनों के लिए काउंट किया जाएगा, और एक्शन रिएक्शन दोनों होता है साइमल्टेनियसली, सेम टाइम लगेगा दोनों में। तो अब यहीं से हम सोल्व कर रहे हैं, हम टी से टी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों टी बराबर है तो हाई टी एन आ जाएगा, तो इनटू टी हो जाएगा, टी से टी नहीं कट जाएगा। हम यहीं पे कटा दिए हैं कि आगे लिखे कटा दें, समझ में इतना आ जाता है। चल अब ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, ध्यान से। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास इनटू माने फाइनल, ये समझ में, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए है माने फाइनल मोमेंटम माइनस माने ए का फाइनल मोमेंटम माइनस ए का इनिशियल, नहीं मतलब ये मोमेंटम फाइनल मोमेंटम जो P2, एक मिनट चेंज इन डायरेक्टली हम लिख देते हैं
ना फाइनल मोमेंटम, तो m इंटू ए का है ना, तो v फाइनल वेलोसिटी होगा माइनस m इंटू u इनिशियल वेलोसिटी। ये समझ में आया है? भाई va है, मतलब ये हो गया फाइनल मोमेंटम ए का, अब मास इंटू ए का इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ए का। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो ए का चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? अब वैसे ही यहाँ पे बराबर माइनस, माइनस पहले से है, अब इसका अब हम लिख रहे हैं, ये माइनस पहले से है, अब वैसे ही बी का है तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी बी का माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तब ना ये मास इंटू फाइनल वेलोसिटी बी का, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस बी का इनिशियल मोमेंटम। बोलो अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनो, पहले चलो एम वी ए माइनस एम यू ए बराबर, ऐसे मोड़ दिए मैंने, यू समझ रहा है, नहीं मोड़े हैं तो भी अगर सेम लगे तो माइनस से गुना करेंगे, ये माइनस एम वी बी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एम यू बी हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? अब हम अब इनिशियल वाला को एक बारी कर लेते हैं, अब फाइनल वाला को एक बारी, ताकि ये दोनों का हो जाएगा एक तरफ, वो दोनों का हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हम ये फाइनल वेलोसिटी है, इसको उन्हें भेज दें या इन्हें भेज दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ए वाला का, अब इसका फाइनल वाला को बुला देंगे, तो माइनस वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, एम वी बी होगा बराबर एम यू बी प्लस ये माइनस उधर जाएगा, ये हो जाएगा एम यू ए। नहीं होगा क्या? किसी को कोई दिक्कत? अब आगे अगर इसी को, अब चलो क्या एम वी ए प्लस कुछ नहीं करें, बस इसको हेनरी अरेंज कर दे रहे हैं, यू ए प्लस एम यू बी, किसी को कोई दिक्कत? ध्यान से रखो, ये एम वी ए क्या है, फाइनल मोमेंटम ए का, ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ये एम वी ए क्या है, एम इंटू बी मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम, और ए है माने ए का, तो एम वी ए माने फाइनल मोमेंटम ए का, एम वी बी माने फाइनल मोमेंटम बी का। यही ना होगा? एकदम प्रैक्टिकल लेके जा रहे हैं, इसमें से कहीं से कोई लोचा अगर होगा तो एकदम डायरेक्ट हमको पूछ लो, सब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्ट्रेट लेके जा रहे हैं, इसमें कोई भी बिना मतलब के इन्हें उन्हें कटपट नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, क्लियर है। एम इंटू वी वन फाइनल मोमेंटम बी का, तो अब ये दोनों ये एक्चुअली में क्या है, ये फाइनल मोमेंटम है, किसका किसका, ए का और बी का, माने इसका मोमेंटम है। बोलो, तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, नहीं बोल सकते हैं क्या? और यहाँ पे देखो एम यू ए माने मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ए का, माने इनिशियल मोमेंटम ए का, और एम यू बी माने मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बी का, माने इनिशियल मोमेंटम बी का। तो ए का इनिशियल मोमेंटम और ए का बी का इनिशियल मोमेंटम, ये पूरा को क्या बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी बोले हैं। तो यहाँ पे देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, इससे कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमको क्या बात पता चल रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ से दोनों जा रहा था, टकरा हुआ, फिर अपना अपना स्पीड में जाने लगा। अब देखो यहाँ पे शुरू में m इंटू यू कर देंगे तो इनिशियल मोमेंटम ए का, और m इंटू यू बी कर देंगे तो इनिशियल मोमेंटम बी का, दोनों को जोड़ दो तो ध्यान से देखो ए और बी का पूरा एगो सिस्टम ना हो गया, ये पूरा एगो सिस्टम हो गया, समझ में ना? और उसी सिस्टम में कोलिजन हुआ और उसी सिस्टम में ये दोनों फिर आगे अपना क्या हुआ कि अपना अपना फाइनल टकराने के बाद अपना अपना फाइनल वेलोसिटी से जाने लगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो टकराने, अब यहाँ पे टकराया है, यहाँ पे टकराया है, यहाँ पे वेलोसिटी में दोनों का चेंजिंग हुआ है, टकराने के बाद, बात समझ में आ रहा है? तो टकराने से पहले क्या आ रहा है, सॉरी चलो पहले इसको ही देख लो, तो टकराने से पहले जितना मोमेंटम है, टकराने के बाद जितना मोमेंटम है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बात समझ आ रहा है? मतलब
टोटल मोमेंटम ऑफ ए और बी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। तो भले टकराया है तो टकराने से पहले अपना अपना वेलोसिटी से जा रहा था, तो इसका अपना अपना मोमेंटम था, दोनों को जोड़ दिए तो दोनों का अपना टोटल मोमेंटम था। टकराया, दोनों का वेलोसिटी बदला, फिर भी अगर दोनों का मोमेंटम निकाल के जोड़े तो पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी मोमेंटम उतना ही है। मतलब टकराने के दौरान मोमेंटम में कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ना ही बढ़ा है ना ही घटा है। इवन वो जा रहा था, टकराया, आगे बढ़ा, फिर भी उसके मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जितना पहले मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम है। माने मोमेंटम सिस्टम में दोनों ऑब्जेक्ट का कंजर्व है। समझ में आ रहा है ना? मोमेंटम क्या है? दोनों मोमेंटम सेम है। सेम है मतलब ना बढ़ा है ना घटा है, मतलब मोमेंटम क्या है कि कंजर्व है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम, कोलिजन से बाद भी उतना ही मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है? और ये होगा कब? इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा तब। इस आइसोलेटेड सिस्टम में ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। क्योंकि फोर्स लगेगा तो फोर्स ही ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए टेंड करता है, और जब एक्सेलरेट करेगा तो या तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा या वेलोसिटी घट जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब यही है पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज होना। और जब वेलोसिटी बढ़ या घट जाएगा तो मोमेंटम सेम रहेगा क्या? वो भी बढ़ या घट जाएगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो मोमेंटम सिस्टम में कंजर्व तब रहता है जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है कि जीरो होता है। तो अब सिंपली अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है? ध्यान से, रॉकेट के प्रोपल्सन में जो रॉकेट ऊपर जाता है, ध्यान से, और पीछे से वो अपना धुआं, आगी, गैस, एग्जॉस्ट छोड़ता है। तो जितना मोमेंटम से एग्जॉस्ट निकलेगा बैलेंस करने के लिए, क्यों? ताकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। अब उतना ही जितना मोमेंटम से एग्जॉस्ट निकलेगा उतना ही मोमेंटम से रॉकेट जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को बराबर करने के लिए, ताकि दोनों तरफ क्या रहे कि सेम रहे। तो जितना से मोमेंटम से सब निकला है उतना मोमेंटम से रॉकेट ऊपर जाएगा, तो धुआं तो रह जाएगा नीचे, और उसके बदले में जो उसको अपोज, उसको बैलेंस करने के लिए जो मोमेंटम इन्हें लगा, उस मोमेंटम से रॉकेट चला गया ऊपर। जो रॉकेट ऊपर जाता है तो वो प्रोपल्सन जो होता है वहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गन के रिकॉइलिंग में, गन के रिकॉइलिंग, जितना स्पीड में आगे गोली निकलता है उतना स्पीड में बंदूक के पीछे की तरफ भी रिकॉइलिंग होता है। जितना मोमेंटम में रिकॉइलिंग होगा उतना ही मोमेंटम में गोली आगे बढ़ेगा। तो जब गोली निकल गया आगे तो रिकॉइलिंग पीछे की तरफ क्यों होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिस्टम में मोमेंटम क्या हो कि कंजर्व रहे। जितना मोमेंटम एन है उतना ही मोमेंटम एन है। फाइनल मोमेंटम बंदूक का और इनिशियल मोमेंटम बंदूक का क्या रहे कि सेम रहे। सेम रहेगा तभी ना बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात समझ रहा है? रॉकेट का इनिशियल मोमेंटम जो जीरो दोनों का, फिर बाद में एन जितना उतना ही एन रहे, दोनों का क्या होगा कि बराबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हेड ऑन कोलिजन करता है, अब हेड ऑन का आगे पड़ेगा कि बाद में कोनो कोलिजन करे, तो कोलिजन से पहले पूरा दो का, तीन को, चार को, पांच को जय गो मोलिक्यूल टकराया है, तो कोलिजन से पहले सबका मास इनटू वेलोसिटी करके ऐड कर दो, तो पूरा सबका कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा सब आपस में टकराया, फिर आगे बढ़ गया। फिर सबका वेलोसिटी नोट कर लो कि टकराने के बाद क्या क्या वेलोसिटी हुआ। अब मास इनटू वेलोसिटी सबका करके ऐड कर दो। पहले जितना था सबका, बाद में भी जोड़ने के बाद, पूरा का जोड़ने के बाद सम जितना रहेगा बाद में भी मोमेंटम उसका उतना ही रहेगा। तो कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होता है, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम उतना ही होता है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। अब इसको कर लो सब, ठीक है? मन इसलिए किए हैं कि पूरा फाइनल वाला एक ही जगह चल जाए, इनिशियल वाला तब ना फाइनल मोमेंटम ए का, फाइनल मोमेंटम बी का, तो पूरा ऐड कर दिए हैं। फाइनल मोमेंटम पूरा सिस्टम का हो गया,
होने है, दोनों इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर दिए हैं और दोनों का इनिशियल मोमेंटम हो गया। नहीं, पूरा सिस्टम का हम एक बारी कर दिए हैं, फाइनल वाला एक बारी, इनिशियल वाला एक बारी। हम लोग देख रहे थे लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब तो एक आइडियल कंडीशन है, ध्यान से बात समझो, ये सब एक आइडियल, ये जो फॉर्मूला आया है ये आइडियल कंडीशन पे फॉर्मूला आया है कि जब ये दोनों इधर जाए तब, और जब टकराने के बाद भी ये दोनों इधर जाए तब, नॉर्मली एज इट इज हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन अगर ध्यान से, अगर क्वेश्चन में दे कि चलो ऑब्जेक्ट जा रहा है n और ई जा रहा है, पहले का ऑब्जेक्ट जा रहा है n और दूसरी का ऑब्जेक्ट जा रहा है n, तो हम यहाँ पे ये जो यूज कर रहे हैं यू बी, वो हम इधर को पॉजिटिव माने हैं तो पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे उल्टा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका जो कुछ भी यू देगा, तो अगर ध्यान से, अगर जब हम मास इनटू वेलोसिटी करेंगे तो ये इधर नहीं इधर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे यू बी अगर लिखेंगे, जहाँ कहीं भी यू बी लिखेंगे वहाँ पे माइनस यू बी लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है और निगेटिव डायरेक्शन इधर है, तो ये इसके उल्टा दिशा में चल रहा है। हम एक बार बस मान के चल लेंगे तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम इसको भी पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी पॉजिटिव। तब जब हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ई रखेंगे पॉजिटिव में, ई जा रहा है एन उल्टा जा रहा है, तो अब इसको रखना पड़ेगा हमको नेगेटिव में। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर ये ऐसे भी देगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहीं, बस इसको रखेंगे पॉजिटिव में और इसको रख देंगे नेगेटिव में। अगर बाद में कोलिजन के बाद, ध्यान से, कोलिजन के बाद ई जाए एन, तो वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव में और ये इधर जा रहा है ना, इसका वेलोसिटी हो जाएगा नेगेटिव में। गलती से टकरा जाएगा वापस भी आता है, गया टकराया, ई नहीं जाने लगा और ई एन जाने लगा, ई ओने है, ई इसका वेलोसिटी पॉजिटिव में और ई एन जा रहा है तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा नेगेटिव में। गलती से टकराया और दोनों ए नहीं आने लगा, हम एक बात बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो इस दोनों को हम रखेंगे हम लोग नेगेटिव में, ये बात समझ में आ रहा है। तो अब कहीं से कोनो कहीं जाए कोनो फर्क नहीं पड़ता, ये टकराया, ई जा रहा है इधर, यही जा रहा है इधर, मान लो टकराने के बाद ये नहीं जाने लगा, ये नहीं जाने लगा, ठीक है, तो ई रखेंगे नेगेटिव में और ये रखेंगे हम लोग पॉजिटिव में। तो अब डायरेक्ट कोनो कहीं जाए उससे कोनो मतलब नहीं है, जो डायरेक्शन इधर है हमारे बनाने के राइट साइड में है, जो हम लोग ग्राफ यूज करते हैं, तो इधर का पॉजिटिव और ऊपर का पॉजिटिव एक्सिस रहता है, एन का नेगेटिव और नीचे का नेगेटिव एक्सिस रहता है। तो हम लोग नॉर्मल इसी को हम लोग फंडामेंटल मान के बनाएंगे, तो एन वाला पॉजिटिव आ रहा है ना, तो एन वाला डायरेक्शन का वेलोसिटी को हम इसमें पुट करेंगे पॉजिटिव में, और उल्टा वाला अगर होगा तो देखा कि एगो यहाँ पे एगो रेस्ट में जीरो हो जाएगा, एगो एन जा रहा है और दूसरी का एन जा रहा है, दोनों टकराएगा। खैर मास इनटू इसका वेलोसिटी पॉजिटिव में और इसके प्लस मास इनटू इसका वेलोसिटी हम रख देंगे नेगेटिव में और दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब टकराने के बाद दोनों एन जाने लगे, दोनों का पॉजिटिव में, एगो एन गया तो ई वाला एन है ना, एन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव में, दोनों है जाने लगे, दोनों नेगेटिव में। हाँ, तो अब अगर हम इधर का पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे तो गारंटी है कि जब एन पॉजिटिव होगा तो इसका उल्टा है, ई हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो ई दोनों हो जाएगा पॉजिटिव में और ई एन जा रहा है ना, ई भी पॉजिटिव में, ई एन उल्टा है, ई हो जाएगा हमारा नेगेटिव में। लेकिन हम कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन एक बात ध्यान रखो सब कि जब सवाल बनाना सब, तो एक बार दिमाग में जो डायरेक्शन मान लो सब, हमेशा उसे डायरेक्शन मानना है, तो कब वो एन मानोगे तो बीच में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डाउट बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। सुविधा के लिए एक बार डायरेक्शन मान लो, तो ये तो डायरेक्शन हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है, कार्टेशियन प्लेन वाला, ग्राफ वाला, एन वाला राइट वाला होता है पॉजिटिव और लेफ्ट वाला होता है नेगेटिव, हम लोग वही फंडामेंटल यूज करेंगे, क्योंकि इसमें अपना से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगा, ये जैसे पहले से यूज करते थे आगे भी वैसे ही यूज करेंगे। तो अब कोनो किधर भी जाए कोनो फर्क नहीं पड़ेगा।